हेलो एवरीवन, जैसे से हम राधे राधे सभी को हम करे थे 11th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमने जो मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। लॉज ऑफ मोशन के हमारे पास कुछ चैप्टर्स रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज अपनी जो क्लास है इसमें हम जो 11th क्लास के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर हैं, जैसे कि हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, ये तीनों चैप्टर अपनी एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हमें पढ़ना है यहाँ पे अपने फ्रिक्शन के बारे में। देखो, हम मेन जो हमारे पास फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे फॉर्मूले पर, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास फिजिक्स होती है, फिजिक्स में ज़्यादातर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल तभी आएंगे आपको जब उनके फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूले ही नहीं याद है तो फिर हमारे पास आप न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल पर रहेगा, फॉर्मूलों पर रहेगा। फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीनों चैप्टर के फॉर्मूले करेंगे। फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लेना, इनको नोट कर लेना, ताकि कल जब हम इनके न्यूमेरिकल करें तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पे ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। देखो, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन कब लगता है, जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है। जैसे वहाँ पास ये कोई कार है तो ये इधर जा रही है, तो इस कार को वहाँ पास रोकने का काम करेगा। ठीक है, जो भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फ्रिक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ के से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला सीधा सीधा आता है, जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल बनता है। ये याद कर लेना, म्यू एस एन। यहाँ पे हमारे पास म्यू क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एन क्या है, हमारे पास फोर्स है mg। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ओके, फिर हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला आपको याद करना है एफ के इजिकल टू म्यू के एन। ठीक है, यहाँ पे एन है, ये हमारे पास क्या रहेगा, mg। ओके, और म्यू के है यहाँ पास, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो चीज़ देख के आपसे तीसरी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, एक काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक हमारे पास बात होती है। फिर हम बात करते हैं तो हमारे पास आप आ जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन से हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनते हैं। सर्कुलर मोशन जब हम रोड पे सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तब वहाँ से हमारे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट बनता है मैक्सिमम स्पीड का। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, रूट अंडर रूट म्यू एस आर जी। ठीक है, आर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, रेडियस, और म्यू एस हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है ऑप्टिमम स्पीड का, जिसको हम v0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, सिंपल सी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। कोई भी दो चीज़ देके आपसे तीसरी चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा बड़क नहीं लेनी है, फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला याद करो, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला याद करो। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट म्यू एस आर जी। म्यू एस हमारे पास क्या है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके ओके, आर हमारे पास रेडियस है, जी हमारे पास ग्रेविटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। म्यू एस वापस यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेन थीटा। थीटा आपको वहाँ पे वैल्यू देगा थीटा की, वहाँ पे आप टाइम पुट करके यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आर हमारे पास रेडियस है, जी हमारे पास ग्रेविटी है। कोई भी 3 चीज़ देके आपसे हमारे पास मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड पूछ सकता है। ठीक है, ओके, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन में हमारे पास सीधे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स इंटू टाइम। हमारे पास क्या होता है, इम्पल होता है, मतलब कि चेंज इन मोमेंट। किसके इक्वल होगा ये, चेंज इन द मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, ओके, ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम। ओके, यहाँ तक हमारे पास ये जो यूनिट थी ये ख़त्म होती है लॉज ऑफ मोशन वाली।
इसमें आपके पास एक तो वो बचता है, एक 2 पॉइंट है छोटे छोटे, ये जैसे फोर्स इज इक्वल टू में, ये तो आपको याद है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यहाँ पास ये फॉर्मूला आता है। ओके, ये याद रखना, फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 कब होती है, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब भी आपसे वेलोसिटी और स्पीड की बात की जाए कि वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट है, उस केस में हमेशा याद रखना जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आपको किस प्रकार से आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए किसी पार्टिकल्स की वेलोसिटी और स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो उसकी नेट फोर्स क्या होगी, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, आंख बंद करके 0 ऑप्शन लगा देना जब भी आपसे वेलोसिटी और स्पीड की बात की जाए कि वेलोसिटी और स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लेना। ओके ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हमारे पास क्या आपको क्या याद रखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम आती है जिससे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है वो वर्क का। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज इन द टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वापस होता है टोटल वर्क डन। ओके, फिर वापस कुछ फॉर्मूले आते हैं यहाँ पे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं जिसको हम WG से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m हमारे पास मास है, g हमारे पास ग्रेविटी है और h हमारे पास क्या पे यहाँ पे क्या है, हाइट है। ओके ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, WR से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी माइनस WG, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला होगा। तो इन फॉर्मूलों को आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अब कैसे याद करोगे वो आपका काम है, मेरा काम सिर्फ आपको बताने का था। ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल, जो आपके पास जो 10th के 11th क्लास की फिजिक्स है बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपके पास ये नोट्स बना के दे दिए हैं। आप कैसे याद करोगे वो आपका काम है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आता है F.D। जब यहाँ से डॉट हटेगा तो हमारे पास क्या लग जाएगा, कोस थीटा। ओके, यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होता है देन उस केस में हमारे पास वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ओके, अब वो ऑब्जेक्ट मान लो उस ऑब्जेक्ट ने मूव ही नहीं किया, कोई कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या थी, कोई ये बॉक्स है, ये टेबल पे रखा है। ठीक है, इस बॉक्स का मान लो वजन हमारे पास क्या है, 100 kg के लगभग। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इधर। अब इस बॉक्स ने अब क्या हुआ कि डिस्प्लेस नहीं किया, ये आगे हमारे पास क्या हुआ, आगे की तरफ गया ही नहीं। ठीक है, अपने जो टेबल पे जहाँ रखा था वहीं की वहीं रखा है। ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाई, ठीक से आपसे क्या हुआ कि ये मोशन में नहीं गया, मूव ही नहीं हुआ, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, कोई डिस्प्लेस ही नहीं किया इसने, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आपने कोई भी काम नहीं किया है। आप ये मत समझना कि मैंने फोर्स लगा दिया तो मैं कोई काम कर रही हूँ, नहीं। जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उस वक्त हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से हमारे पास यहाँ चला गया, तब हमारे पास हाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने काम किया है। ओके ओके, तो ये था हमारे पास वर्क डन के फॉर्मूले। वर्क डन से हमारे पास और क्या आता है, वर्क डन में हमारे पास देखो फॉर्मूला FT कोस थीटा आता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर थीटा 90 होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों परपेंडिकुलर है, उस केस में हमारे पास थीटा क्या रहेगा, 90। तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 2 केसेज में हमारे पास वर्क डन 0 होगा। कब कब, एक तो हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, उस केस में हमारे पास वर्क डन 0 होगा। दूसरा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास थीटा क्या होगा, 90 होगा, उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो आपके पास वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 की हमने बात की। ओके, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास कोस थीटा में पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, कोस की वैल्यू, कोस हमारे पास 90 पे तो 0 होगा, कोस 180, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, उस केस में हमारे पास पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, को जब हम थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 होगी। ठीक है, उस केस में हमारे पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है, तो आपसे स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में पूछ लें, बताइए वर्क डन क्या होता है, तो आप बता दो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों चीज़ें होती हैं।
ओके। फिर हमारे पास इस चैप्टर में आते हैं हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट से, जिससे दो फार्मूले आते हैं। एक तो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला आता है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे अगर दिया गया है क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की है तो आप इन दोनों फार्मूला के याद करोगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। एक्स हमारे पास यहाँ पे के, हमारे पास यहाँ पे क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स हमारे पास क्या है डिस्प्लेस है, ठीक है। ओके। पोटेंशियल एनर्जी की बात कीजिए तो हमारे पास क्या होता है यू एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड। ओके। फिर हमारे पास आता है पावर के बारे में। देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन इज और एनर्जी ट्रांसफर। पावर इज द रेट एट विच वर्क डन, जितना भी हमारे पास वर्क डन होता है। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला याद रखना एफ डॉट वी। वी हमारे पास क्या है पे वेलोसिटी, ठीक है। ओके। दूसरा हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है ये वर्क डन चेंज इन द वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये दो हमारे पास पावर के फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं। ओके। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है फिर बहुत कुछ है इस चैप्टर में हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है तो कुछ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। अगर इन पॉइंट्स से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो थ्योरिकल भी हमारा जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो भी हमें पढ़ना है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वापस कौन सी होती है, जो भी हमारे पास क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ये हमारे पास क्या होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जैसे हमारे पास फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कौन सी, फ्रिक्शन। ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स में के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव इन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। ओके। इनसे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देकर, ठीक है। अगली क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, तो इनके हल को भी मत लेना, याद रखना कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ जो वर्डन होता है वो किसके इक्वल होता है, मतलब कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, माइनस नेगेटिव में है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किस केस में, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। ओके। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, व्हेन ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन डज वर्क ऑन द बॉडी, अगर किसी बॉडी पे काम कर रहा है फ्रिक्शन, तो वहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास क्या डिक्रीज होगी, मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास क्या डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके। ओके। फ्रिक्शन की हमने बात की है कि फ्रिक्शन क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन रिजल्ट इन लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग इट इनटू थर्मल एनर्जी। देखो जब भी किसी मतलब फ्रिक्शन जहाँ भी काम करता है तो फ्रिक्शन जहाँ भी काम करेगा तो मतलब क्या होगा, वहाँ पे हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। ओके। वो उस काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, थर्मल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो याद रखना जब भी यहाँ पास जब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के द्वारा जो भी यहाँ पास वर्क डन किया जाएगा तो उसमें यहाँ पास क्या होगा, हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बताइए यहाँ पास अगर वर्क डन फ्रिक्शन काम कर रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा या काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, तो आप आंसर क्या दोगे, फ्रिक्शन के केस में हमारे पास जो लॉस काइनेटिक एनर्जी होती है उसका क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप इज 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जैसे हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इस केस में अगर आपको वर्क डन है क्लोज लूप में तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जाती है और क्लोज पाथ की बात की जाती है तो उस केस में हमारे पास वर्क डन क्या होगा, नॉन 0 होगा, मतलब फ्रिक्शन के केस में, ठीक है। वर्क डन हमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा, कब होगा, एक क्लोज लूप की बात की जा रही है, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। और वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की जाए, और कैसे पाथ में, क्लोज पाथ में, ठीक है। तो दो कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है क्लोज पाथ से रिलेटेड। ओके। क्लोज पाथ से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कोलिजन के बारे में। देखो इलास्टिक जो कोलिजन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है,
ठीक है, मतलब कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, बट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ओके। इन इलास्टिक ओरिजिन में बात करते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, जो टोटल एनर्जी होती है, वो क्या होंगे, यहाँ पे नॉन कंजर्व होंगे। ठीक है, नॉन लगा लेना। इसमें यहाँ पास देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज होती है। ठीक है, इलास्टिक में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती है, बट इन इलास्टिक में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज होती है। मतलब यहाँ पे यह क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो यहाँ पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो फाइनल होगी, वो इनिशियल से यहाँ पास क्या होगी, हमेशा कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता जाता है, लॉस होता जाता है, तो लास्ट में यहाँ पास जो एनर्जी होती है के फाइनल, वो यहाँ पास जो इनिशियल एनर्जी से होती है क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो चुका है। ठीक है, ओके। इन इलास्टिक कोलिजन में तो सीधे सीधे यहाँ पास अभी क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए यहाँ पास इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ भाई लॉस होता है। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट दे दे कि बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। तो आप क्या कहोगे, ट्रू। ओके, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पास लास्ट बचता है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की कंजर्व होती है ओनली इफ, अगर सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर हम सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, डू वर्क कर रहे हैं, तो दे कैन ऐड टू और रिमूव एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। देखो, सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व कब होती है, जो सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड हो। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे अप्लाई कर दी है तो उस केस में यहाँ पास एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, वहाँ पे यहाँ पास क्या होगी, नॉन कंजर्व होगी। उस केस में यहाँ पास जो एनर्जी है वो चेंज हुई है, तो वहाँ पे यहाँ पास क्या होगी, नॉन कंजर्व होगी। आइसोलेटेड सिस्टम की बात की गई है तो वहाँ पास एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की बात की है तो वहाँ पे यहाँ पास एनर्जी क्या होगी, नॉन कंजर्व ही होगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर बढ़ता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हमारे पास भर के फॉर्मूले हैं, याद करते जाओ फॉर्मूले। अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आता है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कोई फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पे हमारे पास ये m क्या है, मास है, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मिलेगा कोई। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना सेंटर ऑफ मास का। फिर यहाँ पास जैसे कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट्स आती हैं, जैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको याद रखना है कि आई से क्रॉस प्रोडक्ट आई की करते तो जीरो होता है, जे के साथ जीरो होती है, के के साथ जीरो होती है। ठीक है, और अलग अलग जहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, के मिलता है, जे के एक की करते हैं तो हमारे पास आई मिलता है, और के और आई की करते तो हमें जे मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पास साइक्लिक प्रोडक्ट्स है, ये इनको याद कर लेना क्योंकि यहाँ पास न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, फिर हमारे पास आते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स में, हमारे पास लीनियर वीएस एंगुलर वेलोसिटी। देखो, लीनियर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को हमें ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है। ओके, फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। वैसे से हम लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, है ना, और यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है टॉर्क एंड मोमेंटम। टॉर्क की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, पोजिशनल वेक्टर है क्रॉस एफ। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये होता है इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट उठाएंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा, साइन थीटा। आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, याद रखना। एफ हमारे पास क्या है, फोर्स है। ओके, ये टॉर्क है। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पोजिशनल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। वही है, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हटा के हमारे पास साइन थीटा लग जाएगा। ठीक है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटे तो हमारे पास क्या लगता है, साइन थीटा। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है लीनियर मोमेंटम और टॉर्क की बात की जाए, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, DL अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आते हैं, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस की रिलेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ द रिलेशंस, वहीं से हमारे पास ये तीनों रिलेशंस निकल के आती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस में अल्फा टी एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
तो ये हमारे पास ये तीनों यहाँ पे याद कर लेना। थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, कन्फ्यूज मत होना, थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा 0 क्या है यहाँ पे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा 0 हमारे पास क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके ओके, तो ये तीनों हमारे पास यहाँ पे याद कर लेना। अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये थीटा हमारे पास क्या है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है हमारे पास, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन ऑफ द मोशंस की, ये याद कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास ये चैप्टर बिल्कुल तीनों चैप्टर खत्म होते हैं। इनसे हमारे पास आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, इन यही फॉर्मूले को आप बिल्कुल हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरी है, इनको एक आराम से पढ़ लेना इजी से, ठीक है। तो इनसे बाहर से हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला है, और क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लो। ओके ओके, एक और हमारे पास पहले जाता है इस प्रकार से, ये वाला, ये याद कर लेना इस टेबल को, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, जो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। इधर लीनियर मोशन के बारे में है, इधर रोटेशनल मोशन के बारे में है, ठीक है। किस प्रकार से आपस दिए गए हैं, इस टेबल को भी याद कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो तो बड़ी हो जाती है, 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं, इनको फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट लेके अपना याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।